Guys, in this video we'll talk about sliding filament theory। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली बताती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो कैसे होती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की कॉम्प्लेक्स हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स को जनरली वो समझ में नहीं आती। चलो शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें पता होने चाहिए। मसल के अंदर दो फिलामेंट लाइक प्रोटीन्स होते हैं, एक का नाम है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन। ये दोनों मिल के बनाते हैं मायोफाइब्रिल। नाउ ये जो मायोफाइब्रिल है इसकी अरेंजमेंट से ही मसल फाइबर बनता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली मसल फाइबर के बारे में चर्चा करेंगे। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर अच्छे से आते हों। पहली चीज़, एक्टिन का स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे ग्लोबुलर चेन्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है एफ एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है बेसिकली ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में है और ये एक दूसरे के साथ में पॉलीमराइज होते हैं और तब जाकर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। इसको बेसिकली बोला गया है यहाँ पर एफ एक्टिन। इसके अलावा स्ट्रेट फिलामेंट भी होते हैं इसके अंदर जिन्हें बोला जा रहा है ट्रोपोमायोसिन, और उनके ऊपर और ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें बोला गया है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होते हैं वो 3 इन नंबर होते हैं। तो ट्रोपोनिन जो है वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है और ये जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जगह जगह पर मौजूद होते हैं। वहीं अगर मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो है वो बना होता है मीरोमायोसिन नाम के कंपाउंड से। मीरोमायोसिन जो है वो भी 2 टाइप का होता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है लाइट मीरोमायोसिन, और ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये है हैवी मीरोमायोसिन। अगर हम मायोसिन का स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखें तो इसके अंदर एक हेड वाला रीजन होता है जो कि ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली हेड है। ये जो है वो नेक वाला रीजन है और ये जो है इसे हम बोलते हैं टेल रीजन। ठीक है। मायोसिन के ऊपर 2 साइट्स होती हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मायोसिन के ऊपर 2 मेजर साइट्स होती हैं। एक वो साइट है जहाँ से ये एक्टिन के साथ कंबाइन होता है और एक वो साइट है जहाँ पर एटीपी आके बाइंड करता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो खास हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन का प्रेजेंट होना एक्टिन में। और ट्रोपोनिन कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। अगर हम मायोसिन की बात करें तो इसके हेड के ऊपर 2 साइट होना, एटीपी बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग, एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। तो जब इतनी चीज़ें हमें समझ में आई तो इसके बाद में देखते हैं कि एक्चुअल में अरेंज कैसे होते हैं। तो अगर मैं एक मसल फाइबर को देखूं तो उसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट होती है इनकी, यानी ये जो है ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन अगर निकालूं किसी मसल फाइबर का तो उसमें कुछ ऐसे दिखेंगे। ये जो पूरा लंबा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है ये है बेसिकली हमारा एक्टिन, और ये जो है काफ़ी सारे मायोसिन जो हैं एक साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और अगेन ये जो है एक्टिन है। पूरे मसल के अंदर यही जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता रहता है। इसकी वजह से एक यूनिट है जिसका नाम है सार्कोमियर। अब बड़ा लंबा फाइबर मसल का तो नहीं पढ़ सकते, इस वजह से हम जो रिपीटेटिव यूनिट है यानी सार्कोमियर जिसके अंदर ये अरेंजमेंट हो रही है ये जो है पढ़ते हैं। सार्कोमियर के बारे में जो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि एक सार्कोमियर और दूसरा जो सार्कोमियर है वो जेड लाइन से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जेड लाइन का मतलब है कि इस जेड लाइन से ये वाली जो जेड लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जो एक यूनिट है इसे हम सार्कोमियर बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम ताकि हमें ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, और इसमें बेसिकली बता यही रखा है कि ये जो है एक ओवरऑल सिलेंड्रिकल शेप में मसल फाइबर है जिसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, और इसके अंदर इनकी जो एक्टिन और मायोसिन की
अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है। तो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये जो है ये है एक्टिन, और ये जो है ये है मायोसिन, और ये जो है ये कुछ इस शेप में, साइज में, इस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में जो एक खाली स्पेस बच गया उसे बोला जाता है एच जोन, जहां पर मायोसिन मौजूद हैं इसको बोला जाता है ए बैंड। ए बैंड से यहां मतलब है एन आइसोट्रोपिक। जहां पर सिर्फ एक्टिन मौजूद है, यानी इस वाले सेगमेंट में सिर्फ एक्टिन मौजूद है, इसको बोला जाता है आई बैंड। अब ये नाम कैसे आए? आई बैंड को पहले बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। अगर मैं ये पूछूं कि ये नाम कैसे बने, तो बेसिकली हुआ ये कि पहले जब इमेज एक्सरे से इसकी इमेज निकाली गई थी तो कुछ एरिया ऐसा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क इमेज आ रही थी, कुछ एरिया ऐसा था जहां पर लाइट इमेज आ रही थी। तो जहां पर डार्क इमेज आ रही थी, जो कि रीजन है ये जो रीजन है, यहां से इमेज जो थी वो डार्क आ रही थी, तो ये हो गया ए बैंड। यहां से जहां पर एक्टिन प्रेजेंट है वहां पर इमेज लाइट आ रही थी, तो ये हो गया आई बैंड। ये है जेड लाइन और ये है जेड लाइन, और ये दो जेड लाइन के बीच में है सार्कोमियर। तो ये दे रखा है एनसीईआरटी का डायग्राम। चलिए समझते हैं अब एक्चुअल में सारी चीजें होती कैसे हैं। इस डायग्राम के अंदर या फिर इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको सारी चीजें जो हैं एक्चुअल में समझ में आ जाएंगी। पहले ध्यान से सुनिए, मसल के पास जो सिग्नल आता है वो आता है न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व इंपल्स मसल के पास आई, और ये जो जंक्शन है इसे बोला जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो जब ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, यहां पर नर्व इंपल्स आया, तो मेनली जो नर्व इंपल्स लेके आता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइलकोलिन। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलकोलिन जब ये रिसेप्ट लेके आया, उसके बाद में इसने एक सिग्नल जनरेट किया। सेकंड और थर्ड स्टेप पे आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपको अब सीधे फोर्थ स्टेप के ऊपर ध्यान देना है, जो कि है सिग्नल की वजह से हुआ क्या कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था यहाँ पे, यानी मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके अंदर काफी सारे कैल्शियम्स जो हैं वो मौजूद थे। अब वो जो है ये यहां से निकलते हैं कैल्शियम और एक्टिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में होता यह है कि कैल्शियम जो है, ट्रोपोनिन याद है अभी जो हमने ये 3 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पढ़े थे जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगा होता है, उसके साथ कैल्शियम कंबाइन करता है, और कैल्शियम के कंबाइन करने के बाद ये कुछ चेंजेस करता है एक्टिन के स्ट्रक्चर में। और एक्टिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस ये आते हैं कि ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट वाला जिसे हम एफ एक्टिन बोल रहे थे, उसके ऊपर कुछ साइट होती हैं ऐसी जो मायोसिन से बाइंड करने वाली होती हैं। जब ट्रोपोनिन के पास कैल्शियम नहीं लगता तब ये जो साइट है जहां पर मायोसिन बाइंड करता है वो साइट होती हैं मास्क्ड, यानी वो ढकी हुई होती हैं। अगर एक बार कैल्शियम लग जाता है, ट्रोपोनिन चेंजेस करता है, उसके बाद में ये जो साइट है ये एक्सपोज हो जाती हैं, यानी यहां पर अब आके मायोसिन इजीली लग सकता है। इसके बाद में होता यह है कि मायोसिन जो है वो अटैच होता है एक्टिन के साथ में और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं इसको और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। एक्चुअल में मायोसिन के पास में मायोसिन के हेड जो है वो रेडी हैं यहां पर किससे लगने के लिए, एक्टिन के साथ। एक्टिन में भी कौन सा वाला, जो फिलामेंटस एक्टिन है, वो फिलामेंटस एक्टिन से लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इस प्रोसेस में एक एटीपी का कंजम्पशन करते हैं। ये एटीपी जो है वो इनके पास पहले से अटैच होकर रखता है, और ये कहां पे अटैच होता है, जो मायोसिन के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट थी वहां पर। ट्रोपोनिन ने स्ट्रक्चर में चेंज किया क्योंकि उसके पास कैल्शियम पहुंचा, और कैल्शियम पहुंचने के बाद हुआ ये कि जो एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन की जो साइट है जहां पर मायोसिन लग सकता है वो एक्सपोज हो गई। तो अब ये जो दोनों हैं तैयार हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में ये ब्रिज जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, इसे बोला जाता है क्रॉस ब्रिज। ठीक है, इसमें अब फॉस्फेट का जो यूज हो गया था, वो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है
तब एक जर्क वाली सिचुएशन आती है, यानी पुश करके बाहर निकलता है, जिसकी वजह से मायोसिन जो है वो इस पूरे फिलामेंट को सेंटर की तरफ जो है वो धकेल देता है। अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं तो यहां पर मायोसिन मान लो इससे जब अटैच हुआ, यहां पर मायोसिन जब इससे अटैच हुआ तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा, और ये जो मायोसिन यहां पे है ये इससे अटैच हुआ तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा। इसकी वजह से होगा क्या कि जो ये बीच में एच जोन है ये खाली स्पेस था, इस खाली स्पेस में अब सारे एक्टिन इस तरफ जो है आगे की तरफ आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगा। इसके बाद में मायोसिन के पास एक और एटीपी आएगा। जैसे ही उसके पास एटीपी आएगा ये जो है वो इसके साथ बाइंडिंग थी वो तोड़ देता है, और फिर ये साइकिल है रिपीट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो है पूरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखे हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ऐसा ही डायग्राम एक एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने पक्का देखा होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप इस डायग्राम को नोट कर लें या फिर अपनी बुक में बना लें, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो और समझ में आ रखी हो। थैंक यू सो मच।